नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। तालिबान का जो अफगानिस्तान में दबदबा बना है, उसके बाद से पाकिस्तान के तेवर भी बदलने लगे हैं। सैयद अली शाह गिलानी, जिनका कल देहांत हो गया था, और उनके देहांत के बाद पाकिस्तान का राजकीय शोक, एक दिवसीय राजकीय शोक रखना अपने आप में इस बात को संकेत देता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर कश्मीर मुद्दे को लेकर के या अलगाववाद के मुद्दे को लेकर के हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राजकीय शोक करने का मायने सीधा सीधा यह है कि पाकिस्तान अलगाववाद के माध्यम से यहाँ पर खून खराबा कराता रहा है और आगे भी कराता रहेगा। लेकिन आपको बताते चले कि अली शाह गिलानी जो है 2020 में उन्होंने संन्यास ले लिया था और पाकिस्तान के इशारे पर लगातार वो JNK में काम करते रहे हैं, अलगाववाद को पनपते रहे हैं, अलगाववाद को हवा देते रहे हैं। लेकिन उनकी मौत के बाद कहीं ना कहीं झटका जरूर पाकिस्तान को लगा है। लेकिन रविंदर रैना, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये खून खराबा करवाते थे पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान की सरकार हो, ISI हो, सेना हो, अलगाववादियों के माध्यम से ये सारे कारनामे कराते थे। देखिए, रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम जी ने रावण को मार दिया था और श्री राम जी ने कहा था कि किसी की मृत्यु पर कोई जश्न, कोई बहुत ज़्यादा जश्न नहीं मनाना चाहिए। मृत्यु जो है वो अटल है। कबीर दास जी ने भी कहा है कि दुश्मन मरे थे खुशी न करिए। इसलिए भारत जो दुनिया से चला गया है वो दुश्मन किस तरह से, लेकिन जिस तरीके से हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी, उनके निधन के बाद पाकिस्तान ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। ये बात आज साबित हो जाती है कि पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं के ज़रिए जम्मू कश्मीर में खूनी खेल खेल रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। हुर्रियत के नेता हो या पाकिस्तान हो, ये इस्लाम के और जम्मू कश्मीर की जनता के सबसे बड़े दुश्मन रहे। इन्होंने तबाही के मंजर लाए। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को मजबूती देकर वहाँ के मुसलमानों का कत्ल कर रहा है, और पाकिस्तान कश्मीर में भी हुर्रियत के नेताओं को समर्थन देकर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और हवाला का पैसा भेजकर कश्मीर को भी बर्बाद करने की साजिश पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान की इस करतूत से आज पाकिस्तान के काले कारनामे जग जाहिर हो गए हैं कि कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाने वाला पाकिस्तान है। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल SS पठानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल पठानिया, पाकिस्तान गिलानी के देहांत पर एक दिवसीय राजकीय शोक रखता है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि तालिबान के पनपने के बाद पाकिस्तान की नीयत में भी बदलाव आया है? देखिए विनोद जी, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, कश्मीर हमेशा से उनका ऑब्सेशन रहा है, और जहाँ तक हुर्रियत का है, हुर्रियत ने हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और ये एक दूसरे को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दे हैव बीन वर्किंग। अभी उनका एक तरीका है कि वो अपना मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर इशू जो है अभी डेड नहीं है जी, और ये चलता रहेगा 370 और 35 के बाद। और आपने ये देखा होगा है कि जो हुर्रियत इस समय इतनी बुरी स्टेट में आ गई है कि तो पहले वो अपने बंद कॉल देते थे, लोग उनके कहने पे आते थे, लोगों ने उनको टोटली पूरी तरह से छोड़ दिया है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हुर्रियत नाउ। एंड उसी तरीके से आप देखेंगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको दफनाया गया है, वो सारा काम रात के टाइम में हो गया था ताकि
So जी. there are no takers as far as Gilani Saab is concerned. Okay. And on the contrary, people are happy that he has gone, so that there are lesser troubles in the Kashmir. राइट. पाकिस्तान को तो ये देखिए, उनकी वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो तो वो चलाते रहेंगे ताउम्र। और इसी के साथ अब अगर आप ये जोड़ के देखें, इस समय जो लश्कर तोयबा और ये जो जैश ए मोहम्मद के 10,000 टेररिस्ट अफगानिस्तान में तालिबान को विक्ट्री दिलाने के बाद वहाँ बैठे हुए हैं। जी. तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका काम अभी काफी बढ़ गया है, क्योंकि ये तालिबान और पाकिस्तान के टेररिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत जल्दी हमारे ऊपर आने वाला है, और उसके लिए हमें पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। जी. लेकिन कर्नल पठानिया, मैंने आपसे ये जानना चाहा कि क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव आया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन होता है, 35 से को हटाया जाता है, और 5 अगस्त 2020 को पाकिस्तान में किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होता है। अचानक गिलानी के देहांत के बाद और जो उठापटक अफगानिस्तान में हुई है, अचानक ही एक दिवसीय शोक रखना, राजकीय शोक रखना, आपको नहीं लगता है कुछ बदलाव है? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यही है विनोद जी। राजकीय शोक का मतलब है कि दे हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर द गिलानी, जिसको वो फ्रीडम फाइटर भी मान सकते हैं। राइट. हम उसको दूसरी नजरों से देखते हैं। वो कहता है कि ये जो फ्रीडम फाइट चल रही है उसको वो लीड कर रहे थे गिलानी साहब जी. अभी अपने जो इनकी लोकल इनकी गैलरी है या इनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनको इन्होंने बताना है कि हम कश्मीर के मामले में कितने सीरियस हैं। जी. तो गाहे बगाहे जब भी इनको मौका मिलता है तो उससे वो चूकते नहीं है। आपने पिछली बार देखा होगा कि जब ये 5 अगस्त के टाइम पे उन्होंने एक मौन व्रत भी किया था 1-2 मिनट का, उससे पहले जलसे किए थे। तो ये पाकिस्तान कोई ना कोई इशू उछालता रहेगा जी. लेकिन अभी जो शिफ्ट आ रहा है उनकी पॉलिसी में, देखिए तालिबान को जो अफगानिस्तान में रूल आया है और इस समय पाकिस्तान खुद ट्रबल में है, बिकॉज इनके स्पोक्स पर्सन ने बाहर बोला है तालिबान के कि वो डूरन लाइन को नहीं मानते हैं। जी. तो उस समय देखिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की जो मुश्किलें किस हद तक बढ़ती हैं। जहाँ तक गिलानी साहब का सवाल है, वो सपोर्ट करते रहेंगे कश्मीर कॉज को, उन्होंने हमेशा सपोर्ट करना है। दे विल लाइक टू कीप दिस इशू अलाइव एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बोथ। जी. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू सर। दर्शकों, अलीशा गिलानी के देहांत के बाद हालात ना बिगड़े, सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुख्ता किए गए थे। कुपवाड़ा में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मार्च भी निकाल रहे थे। देखते कुपवाड़ा से रिपोर्ट। कल जो ही एक खबर आई कि सईद अली शाह गिलानी जो है वो इंतकाल कर गए हैं, तो हम इस वक्त मौजूद है बाईपास कुपवाड़ा में। तो आप देख सकते हैं कि जो है आज बिल्कुल यहाँ पर जो है तमाम तर दुकानें जो है वो बिल्कुल बंद हैं। हालांकि सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं कुपवाड़ा के, तो उन पे जो है तमाम तर जो है सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि जिन लोगों को मतलब एमरजेंसी, अगर हम बीमार या बाकी सी लोग हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, उनको जो है पूछताछ करके जो है आगे जाने की इजाज़त मिलती है। इस वक्त जो है ज़िला कुपवाड़ा में बिल्कुल सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे कि पुलिस के साथ साथ जो है CRPF भी जो है इस वक्त तैनात है। यहाँ अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बिल्कुल मुअत्तल है, टेली कम्युनिकेशन की बात करेंगे वो बिल्कुल मुअत्तल है। यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल साजगार है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। दर्शकों, कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है। पहले और दूसरे वेव का प्रकोप हमने देखा है और सब लोग चाहते हैं कि तीसरी वेव ना आए। हालांकि WHO कहें या स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहें, उनको कहना है कि कहीं अक्टूबर-नवंबर में ये पीक पर जाएगी। लेकिन इससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती कर ली है। जब वेव फर्स्ट थी तब हम बार बार कहते थे कि ये महाकुंभ नहीं है, पेंडेमिक है, अचानक आया है, इसमें कुछ भी हो सकता है, व्यवस्था ही नहीं की गई। वेव दूसरे में हमने कुछ सीखा और वेव तीसरे के लिए पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं। आज से ही यानी 2 दिन पहले से ही डिप्टी कमिश्नर्स ने बाकायदा अपने अपने ज़िले का आंकलन किया। अगर हम किश्तवाड़ और कठुआ की बात करें, कठुआ और किश्तवाड़ में आज
बड़ी सख्ती की गई, जोरदार तरीके से लोगों पर चेक रखा गया। जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उनको पेनल्टी की गई और सख्ती साफ नजर आ रही थी। तमाम लोगों से अपील है कि कोई भी बंदा बिना मास्क के ना घूमे और डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन बताओ तो मास्क पहनना जरूरी है। पब्लिक से यही अपील की है कि आप बिना मास्क के घर से बाहर ना आइए और बिना काम के भी घर ना आइए, वो घर से बाहर ना आइए, क्योंकि बीमारी का बहुत खतरा है। तो दुकानदारों से भी यही अपील की जा रही है कि बिना मास्क किसी को अंदर ना आने दें अपनी दुकान के अंदर, ना ही किसी को कोई सौदा वगैरह सामान जो परचेज करने वाले हैं उनको ना दें। जब बस और मेट्रो हमने ड्राइवर जो तबका है उनको हिदायत की है कि बिना मास्क के किसी को भी अंदर ना बैठाएं, आप उनको बैठने ना दें अंदर, ताकि जो भी होगा वो मास्क लगाकर। हमने लोगों को अब रिक्वेस्ट करना छोड़ दिया, मैं वार्न करता हूँ लोगों को कि इस चीज़ से बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर आप लोग फिर भी नहीं संभल पाएंगे तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम कर लेंगे। अभी तक हम सिर्फ चालान कर रहे थे, उनसे फाइन वसूल कर रहे थे, लेकिन आज के बाद जो भी सेकंड बार ऐसे देखा गया कि उस पर सेकंड टाइम चालान हो रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कितने चाल ये बाइक जो है कंटिन्यू रहेगी। लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें इन चीज़ों के लिए ताउन करना चाहिए। दर्शकों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन का भी कहना है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव या सेकेंड वेव यूँ कहा जाए कि ऑलमोस्ट समाप्त है, लेकिन मामले अभी भी आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि तीसरी वेव को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उन दिशा निर्देश पर अमल करना बड़ा लाजमी। तो ऐसा जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें गार्ड पे रखता है, यानी हम भूलना अफोर्ड नहीं करते कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जिसमें आसान रास्ते हैं ये महामारी को रोकने के भी, प्रिवेंशन के तरीके भी हैं और हर कोई अपने आप को बचा सकता है एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझते हुए, और फैलने ना दे बीमारी को, उसमें भी उसका एक योगदान हो सकता है। ये गाइडेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं और बिल्कुल कि नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। हम भी ग्रेजुअली सेकंड वेव के डिक्लाइन के साथ साथ नॉर्मलाइज होते गए हैं और हमारे यहाँ भी कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं शुरू कर दिए गए हैं। और स्कूल्स के बारे में भी ये तो सरकार बड़े फैसले कुछ सोच विचार करके और कैसा पैटर्न चल रहा है हमारे पड़ोसी राज्यों में या नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत में या बाकी राज्यों में, ऐसे फैसले सोच समझकर सूझबूझकर ही लिए जाते हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस जम्मू कश्मीर यूटी में आइसोलेट हो चुकी है। यूँ तो 19 पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी उसको चेयर सोनिया गांधी ने किया था, जो कांग्रेस अध्यक्षा हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आइसोलेट। शेर कश्मीर भवन जो पार्टी का मुख्यालय जम्मू में, वहाँ पर आए और उन्होंने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस पर स्ट्रेस दिया है कि पहले जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा ही जब ऑल पार्टी मीट हुई थी, कांग्रेस ने भी यही स्टैंड रखा था कि पहले ऑल पार्टी मीट में उन्होंने कहा था कि पहले जो है स्टेटूट का दर्जा मिलना चाहिए, और अगर स्टेटूट का दर्जा मिलता है तो उससे पोल परसेंटेज या लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं जी एम मीर, पीसीसी चीफ। मीर साहब, आपका स्वागत है।
जैसे कल उमर अब्दुल्ला ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, क्या आप भी वैसा ही चाहते हैं? और उसी दिन, एक दिन पहले एक इंटरव्यू में मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि पहले जो है चुनाव होंगे, उसके बाद दर्जे पर विचार किया जाएगा। अब ये तो आपको जानकारी है, लोगों को भी जानकारी है कि पिछले 2 साल में रफ्ता रफ्ता कई लोगों ने तो, कई पार्टीज़ ने कई स्टैंड बदले जी, मगर कांग्रेस पार्टी, मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि अकेली पार्टी है जिन्होंने 5 अगस्त 6 अगस्त की वर्किंग कमेटी से लेकर आज तक लगातार एक ही स्टैंड रखा है जी। तो हमने भले 5 अगस्त के तौर तरीक़ों को क्रिटिसाइज़ किया, जो हमारा हक भी बनता था, वो गैर जमहूरी तरीके अख्तियार किए, मगर उसके बाद में लगातार हमारी डिमांड रही कि स्टेट तोड़ना कोई किसी एजेंडे में नहीं था। अगर भाजपा ने कई तारक दे दिए दूसरी चीज़ों को हटाने के लिए, मगर स्टेट को बाइफरकेट करना, डाउनग्रेड करना, ये तो किसी भी उनके एजेंडे में नहीं था जी। और फिर पार्लियामेंट में उन्होंने कहा ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए सिचुएशन को वहाँ कंट्रोल करने के लिए है और बाकी स्टेट फिर हम वापस करेंगे जी। तो उसके ही मतलब रेफरेंस से कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा। अब जब भारत सरकार आंकड़े भी दे रही है, हर फोरम पर कह रही है कि जम्मू कश्मीर तो अब बिल्कुल दुल्हन की तरह आगे बढ़ रहा है, हर लिहाज से ठीक है, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, डेवलपमेंट आसमान छू रही है, तो उस सूरत में जब 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने ही इनिशिएट किया और एजेंडा कोई था नहीं, और एजेंडे के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी बात रखी और उसमें 2, 4, 5 सुझाव भी रखे, जिसमें जैसे आपने कोट किया है कि भाई ठीक है, जो टिपिकल चीज़ें हैं वो अलग अलग फॉर्मों पर चलाई जाएंगी, मगर फिलहाल स्टेट को रेस्टोर करो और इलेक्शन कराओ, पॉपुलर गवर्नमेंट दो लोगों को, चुनी हुई सरकार। उसमें ज़रूर होम मिनिस्टर ने बाद में अपने रिप्लाई में कहा कि वी आर कमिटेड, हम वचनबद्ध है कि स्टेट भी वापस देना है और इलेक्शन प्रोसेस भी करना है, सरकार भी बननी है, मगर उससे पहले एक डिलिमिटेशन कमीशन का कार्य हाथ में लिया है, उसको पहले पूरा होना ज़रूरी है। तो उससे सब ने यही, इसीलिए फिर डिलिमिटेशन के लिए बाय एंड लार्ज कुछ लोगों ने दबी आवाज़ में, कुछ लोगों ने खुल के कहा, जैसे कांग्रेस ने कहा ओके आप डिलिमिटेशन का सिचुएशन पूरी करो, उसके बाद स्टेट को रेस्टोर करो और इलेक्शन कराओ, एक पॉपुलर सरकार वहाँ दो। तो वो उसी दिन से हमारा मौक़िफ़ था। अब चूँकि तब से आज तक वहाँ होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि नहीं पहले चुनाव कराएंगे, यूटी में कराएंगे और उसके बाद स्टेट को लेकर डिबेट करेंगे। अब कुछ दिन पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए से वो उन्होंने लीक करवाया कि पहले चुनाव होंगे और यूटी में होंगे, उसके बाद मतलब जो स्टेट की बात है वो अंडरस्टूड है कि जैसे उन्होंने लद्दाख में कर दिया, जब पिछले हिल काउंसिल से पहले वहाँ लोगों की डिमांड उठी थी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई थी, बीजेपी समेत, कि पहले हमें ज़मीन और जॉब्स का गारंटी दो। तब भी उनको होम मिनिस्टर ने यही कहा था यार चुनाव होने दो, जब चुनाव हो जाएगा जो आपके चुने हुए नुमाइंदे आएंगे उनके साथ हम बैठेंगे और जो भी जायज़ डिमांड होगी वो हल करेंगे, ज़रूर रही होगी। मीर साहब, आप 6 अगस्त की बात करते हैं, उस पर बड़ा स्ट्रेस देते हैं कि 6 अगस्त को जो कांग्रेस की मीटिंग, उसमें जो डिसीजन लिया गया, आज भी हम उसी पर कायम हैं। लेकिन 4 अगस्त को जो गुपकार रोड पे चाय का प्याला पिया था, उस मीटिंग का जिक्र आप नहीं करते। नहीं, उसका जिक्र हम किए हैं, आपके साथ भी 2-3 बार किए हैं। 4 अगस्त की सिचुएशन, न कोई वहाँ फॉर्मेशन थी, न कोई आगे का पता था कि हो क्या रहा है जी। वो तो एक पैनिक में, जो पब्लिक पैनिक में था, पॉलिटिकल पार्टीज भी पैनिक में आई थी, जिनको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त के गवर्नर ने कहा था कहीं सामान पकड़ा अमरनाथ रूट पर और उसकी वजह से सिक्योरिटी को टाइट करना ज़रूरी है, और एश्योर भी कर दिया था जो र्यूमर्स थे 370 हटा रहे हैं या बाइफरकेट ट्राइफरकेट कर रहे हैं, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जब गवर्नर कह रहा है कुछ नहीं होने वाला है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो नॉन गवर्नमेंटल, जो अपोजिशन पार्टीज उस वक्त की थी, वो तकरीबन सारे एक जगह पर जमा हुए
और वो स्वाभाविक भी था। उनके लोग परेशान थे। अगर वो इकट्ठे नहीं बैठते, सिचुएशन को असेस नहीं करते, अपनी बात नहीं रखते, तो भी वो कल कटहरे में खड़े हो जाते। लोग कह देते आप कहाँ सोए हुए थे। तो उन्होंने उस वक्त के हालात के मुताबिक अपनी बात सामने रखी। मीर साहब, अभी रिसेंटली सोनिया गांधी ने मीटिंग ली थी, 19 अपोजिशन की पार्टियां उसमें शामिल हुई थी, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी। यस। आजकल आपकी भाषा या पीडीपी की भाषा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाषा में बड़ा अंतर है। कल आपके सुबोधकांत साय आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मॉनेटाइजेशन खतरनाक है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो अदारे घाटे पर चल रहे हैं उससे मुनाफा आ सकता है तो मॉनेटाइजेशन में कोई, हालांकि एक शब्द जरूर इस्तेमाल किया कि अपने लोगों को भाजपा ना दे और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ऐसे पीडीपी की बात करें, पीडीपी बार बार कहती है कि 370 से जो किनारा कांग्रेस ने किया है, ये 370 कांग्रेस ने ही दिया था हमें, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपके कांग्रेस नहीं जी विनोद जी, इसको हम डिफरेंसेस नहीं मानते हैं। आप भी ये जानते हैं, कुल मिलाकर न कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बन सकती है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी बन सकती है, न पीडीपी कांग्रेस बन सकती है। ये तो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग उनके अपने जो मसले हैं, उसके मुताबिक हर पार्टी अपने पार्टी के मुताबिक बात करेगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में या इकोनॉमिकल इश्यूज़ में भी हम कहीं इकट्ठे हो जाए, एक ही लैंग्वेज बोले। अपनी अपनी समझ है। अब कांग्रेस जिसने देश बनाया है, कांग्रेस का बड़ा सवाल है इस मॉनेटाइजेशन को लेकर कि कल तक मोदी साहब कह रहे थे कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, 70 साल देश में कुछ नहीं हुआ, मगर आज वो जो बेचने जा रहा है 66 लाख करोड़ के एसेट्स, 66 लाख करोड़ के एसेट्स 6 लाख करोड़ के हाउस में वो फिलहाल रेंट आउट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नया जुमला है मोनेटाइजेशन। मोदी का मौद्रीकरण 60 लाख करोड़ की संपत्ति देश की जो 70 वर्षों में अर्जित की गई है, उसे 6 लाख में ये अपने मित्रों को कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देशव्यापी इसलिए लड़ाई लड़ रही है कि देश के विगत सरकारों के द्वारा जो नीति तैयार की गई थी प्राइवेटाइजेशन का, उस प्राइवेटाइजेशन में जनता से जुड़े हुए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और पब्लिक सेक्टर को बेचने का हमने फैसला नहीं लिया। मोदी जी उसको ताक पे रख के और दुनिया के बाजार में सेल लगा दिया है हिंदुस्तान के संपत्ति में। इसके खिलाफ आज हम तमाम जम्मू कश्मीर के नेता आज यहाँ आपके बीच जी 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 हमारा वो बड़ा मकसद था। मेरा सवाल ये था कि डिफरेंसेस क्यों है? ओपिनियन नहीं, डिफरेंसेस नहीं है। देखो, डिफरेंसेस तो तब है जब किसी पॉलिटिकल मौक़िफ़ पर हम बैठे जी। अब बाकी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही खाना सब लोग खाएं जी। तो वो तो अपने अपने हिसाब से खाएंगे, अपनी चॉइस के हिसाब से खाएंगे। पीडीपी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के हिसाब से कई चीज़ें बात करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ के हिसाब से बात करेगी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी इस देश में है तो वो अपने हिसाब से करेगी, अपनी परंपरागत तरीके से करेगी, देश को मद्देनजर रखते हुए करेगी। रीजनल पार्टीज तो रीजन को मद्देनजर रखते बात करेंगे जी। तो हमें तो जम्मू कश्मीर भी देखना है और पूरा भारत भी देखना है जी जी जी। लेकिन तो इसलिए कहीं आपको नहीं लगता है कि कश्मीर में आप आइसोलेट हो चुके हैं, कश्मीर में पार्टी को नुकसान हो सकता है जिस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये मीडिया वालों की बातें हैं और वो क्रिएट करना, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा मैनिफेस्टो अच्छा होगा, लोग सबको आजकल जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं जी। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ना हम किसी की ज़मीन खाने जा रहे हैं तो ना हम अपनी ज़मीन किसी को खाने देंगे जी। लेकिन मीर साहब, कल जब बात की थी हमने उमर अब्दुल्ला से, तो उनका कहना था कि 2019 से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के लिए तैयार है। क्या आप भी चुनाव के लिए तैयार हैं? कि
अगर डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन टाइमली आ जाती है तो चुनाव इस बात का भी विनोद जी हम अक्सर जवाब दे चुके हैं। जब मैं अभी भी कह दिया कि सबसे पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिस पार्टी ने यहाँ जमहूरियत का तकाजा सिखाया, जमहूरियत का तर्ज अमल सिखाया, और उस पार्टी से आप ये एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि वो कभी वेव्स के साथ इधर उधर जाएगा। ठीक है, तो हम जमहूरियत को मानने वाले हैं, बनाने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, और जमहूरी इदारों को रिस्पेक्ट करने वाले हैं, और उसमें चुनाव भी एक जमहूरी एक्सरसाइज है। उसको हम, जब वो आएगा सामने माहौल, उस वक्त हमारी लोकल क़यादत बैठेगी, और जो भी उस वक्त के हालात होंगे, मौसम होंगे, बशर्ते कि सरकार चुनावों के लिए सारे पार्टियों को यकसान फैसिलिटेट करे। और रीजंस भी हो सकते हैं, जिस तरह से अभी आप सुन रहे हैं आवाज़ें दाएं बाएं, आज भी ये हो रहा है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के साथ चलने वाले लोगों को या उनके ऑफ शूट्स को पूरी फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज है, जिसमें मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, इस वक्त भी आप पता करिए, अभी अनंतनाग फ़ोन कीजिए, आप देखेंगे जो कांग्रेस के चुने हुए 5 सरपंच, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी कैंडिडेट, वो सारे मतलब भेड़ बकरियों की तरह डिग्री कॉलेजों में बंद कर रखे हैं। Monetization is giving an asset on a lease, but not transferring the ownership of that asset. I see no reason why I should be opposed to a scheme that is looking to monetize an asset that is otherwise not being able to give me a suitable return. If these same assets were being privatized, I would then have questions to ask the government. But as far as monetizing an asset is concerned, if the ownership of that asset is not being transferred and the government is able to earn from an asset that is otherwise dead, I support any scheme that will allow the government to raise revenue without putting the burden on the everyday people. My opposition is to the heavily taxed fuel. The way you are taxing petrol, the way you are taxing diesel, the way every day gas cylinder prices are going up. I am opposed to that. I would not oppose a scheme that allows you to monetize an asset without transferring ownership of that asset. Yes, I hope that the process that is followed is a transparent one, that it is not only friends of the BJP that benefit from this scheme. There should be an open, transparent bidding process. Let those the people who succeed in that bid come forward. Let those assets be monetized and let the benefit of that come to the people of India. मीर साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि 2019 के बाद बड़ी परिस्थितियाँ बदली, कुछ नई पार्टियाँ आ गई, जिसमें आपके बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़ करके उनका दामन उन्होंने थाम लिया। क्या ये रिकवरी हो सकती है, जो लोग छोड़ करके गए हैं? नहीं, देखो विनोद जी, ये भी 1-2 बार आपने मेरे से पूछा जी। एक होता है वजूदी कांग्रेस आइडियोलॉजी से पनपा हुआ शख्स, उसको कांग्रेस लीडर कहते हैं जी, या किसी पार्टी के साथ अगर वो आइडियोलॉजिकली उसके साथ जुड़ा हुआ जी। अगर सीजनल मतलब वक्ती बेनिफिट उठाने वाले कई आयाराम गयाराम आते भी हैं और जाते भी हैं, और उनको पार्टियों से लगाव नहीं होता है, उनको मौके के हिसाब से अपने फायदों पर नज़र होती है। अगर आप देखेंगे कांग्रेस से जाने वाले इन 2 सालों में, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुनियादी कांग्रेसी था जी। जो बुनियादी कांग्रेसी थे वो सारे इस वक्त भी कांग्रेस के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो बाय कन्विक्शन कांग्रेसी थे। मेरे साहब, एक सवाल और बनता है कि राहुल गांधी के आने के बाद आपको लगता है कि जो गुटबंदी कांग्रेस के बीच में थी वो कम हुई है? जो डाइस पे हमने सबको देखा बैठे हुए, तो पहले भी नहीं थी। मैंने ये भी कई बार कहा, कांग्रेस एक समंदर है। मेरे साहब, पहले थी, आपको मान के चलना पड़ेगा। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, कांग्रेस एक समंदर है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, और जितना खुला मंच कांग्रेस में है किसी को अपनी बात कहने का, खुल के कहने का, उतना और किसी पार्टी नहीं है। और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अक्सर बेशतर सेहतमंदाना भी होता है। तो उसको लेकर जो आप पिछले साल 1.5 साल से देख रहे थे, जिसके 1-2 ओकेजन यहाँ पर हुए हैं, तो कुछ लोग मतलब हो सकता है अपनी बात कहीं पर कन्वे करना चाहते थे, लीडरशिप तक पहुँचाना चाहते थे, रूट जो भी उन्होंने लिया, तरीका जो भी लिया है,
तो मगर अंदर से हम कभी भी आपस में कोई झगड़ा नहीं था, कोई लाठी डंडा उठाने वाली बात नहीं थी। और अब जैसे जैसे सीनियर लीडरशिप का आना जाना स्टेट की ओर बढ़ता गया और बहुत सारे उनके जो विचार थे वो आगे पहुंच गए, तो हो सकता है उनके म्यादे में ठंडक पड़ गई कि जहां वो बात कन्वे करना चाहते थे, जो भी उनके मन में थी वो कन्वे हो रही है। तो उसके रेस्पॉन्स में कुदरती बात है, आपने अच्छा कहा, श्रीनगर में अभी पीसीसी ऑफिस का इनाग्रेशन था, तो मेरे ख्याल से आपने खूबसूरत इवेंट देखा है कि जो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, राहुल जी से लेकर, आज़ाद साहब से लेकर, सोज साहब से लेकर, पीरजादा साहब से लेकर, ताज साहब से लेकर, करा साहब से लेकर, और जितने भी हमारे पीसीसी ऑफिस बेरर, फार्मर मिनिस्टर, एमएलएज, बाय एंड लार्ज 24 घंटे 3 बार मीटिंग्स हमारी हुई, 3 बार हम तमाम लोग एक ही प्लेटफार्म पर, एक ही मंच पर अपने लीडरशिप के साथ अपनी खुल के बात कर रहे थे। जी मीर साहब, बहुत तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।